नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी के दंगल में चौथे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 विधानसभा क्षेत्रों में 624 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 59 सीटों में से 51 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर उसकी सहयोगी अपना दल ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के लिए इस प्रदर्शन को दोहरा पाना कितना मुश्किल है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यूपी का चौथा रन, कितना बेरंग, कौन दमदार, कौन असरदार? देखिए, ये बेसिकली ये जो पूरा इलाका है ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी बात कि जिस हिसाब से रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस हिसाब से अचानक से ईवीएम में गड़बड़ी की कहानी आ रही है, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने रोना धोना शुरू कर दिया है, और ये देखिए मुझे तो ताज्जुब होता है कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि लोग तमाशा कर रहे हैं। नवाब मलिक महाराष्ट्र में गिरफ्तार हो रहे हैं और वहां शरद पवार बिगुल फूके हुए हैं कि भाई जो नवाब मलिक की गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हुई है उसका रिश्ता यूपी के चुनाव से है। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई ये बॉम्ब कहां से गिरा। 5 मिनट के बाद टेलीविजन पे अखिलेश यादव अवतरित हो जा रहे हैं और उनके बाइट से साफ साफ लग रहा है कि उनको न इस केस के बारे में कोई जानकारी, क्यों गिरफ्तारी हुई ये भी नहीं मालूम, किस एक्ट के तहत हुई ये भी नहीं मालूम, लेकिन बाइट आपने दे दिया कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। पहले विधानसभा के अंदर बॉम्ब की बात आ गई थी, उसमें बुरादा निकला था, तो ये बड़ी बड़ी कार्रवाई कर देते हैं, उसमें कुछ नहीं निकलता। आप बोलते चले गए, क्यों बोले? दोनों ही शख्स, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है कि जो गिरफ्तार होने वाले का नाम नवाब मलिक है, कि एक मुस्लिम लीडर को आपने गिरफ्तार कर लिया तो अन्याय हो गया। ये देश, ये जो सेक्युलरिज्म का जो डंडा चल रहा है इस देश के अंदर में, ये जो फर्जीवाड़ा कि किसी मुसलमान को गिरफ्तार करना इस देश में फासिज्म का जो है वो चिन्ह बन जाता है। किसी आतंकी को पकड़ो तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो जाता है। अब शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे देखिए अगर कोई भी मुसलमान का नाम आता है उसको डी कंपनी से जोड़ दिया जाता है। मैंने ये देखिए, मुझे भी जोड़ा गया था। अरे भाई, जोड़ा गया था तो भाई इतनी ज़्यादा कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा करके वोरा कमेटी की रिपोर्ट को क्यों दबा दिया, आने देते बाहर। मतलब कमीशन की रिपोर्ट आपके फेवर में है तो कमीशन सही है, आपके खिलाफ कोई बात हो जाए तो वो गड़बड़ है। तो कनेक्शन क्या है? कनेक्शन मुझे समझ में आया, आजमगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। ये दाऊद इब्राहिम, ये छोटा शकील, ये तमाम जो कास्कर जिन लोगों को पकड़ा गया है और जिनकी वजह से नवाब मलिक को पकड़ा गया है, इनमें हवाला ट्रांजैक्शन के सबूत मिल रहे हैं। इन लोगों ने, ये आजमगढ़ के अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मुंबई में धमाके किए और धमाके के बाद ये लोग वहां कन्विक्ट भी हुए। तो टाडा में जब केस चल रहा था तो नवाब मलिक ने इन लोगों की जमीन खरीद ली। क्यों खरीदी? इसलिए खरीद ली कि टाडा का कानून का एक अहम पहलू है कि अगर आपके ऊपर टाडा का केस लग गया, आपका जमीन जायदाद सारा कुछ जो है वो सरकार ले लेगी। अब जमीन आपका है, आपने नवाब मलिक को लिख दिया। भाई नवाब मलिक सामाजिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में है, आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे कन्विक्टेड क्रिमिनल्स के साथ, टेररिस्टों के साथ, और ये कहेंगे कि भाई हमारा कोई दोष नहीं है, तो ये कनेक्शन जो है वो
इन लोगों ने जोड़ा। कार्रवाई कुछ और चल रही है। कल तक ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। शिवसेना कह रही थी कि भाई हम अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए इतना प्रपंच मचाया जा रहा है, और जब गिरफ्तारी हो गई ये कह रहे भाई यूपी के चुनाव में, तो यूपी के चुनाव का लेकिन ईडी के पास तो पुख्ता सबूत है। बिल्कुल सबूत होंगे, बिना सबूत के आप गिरफ्तार कैसे करेंगे? गिरफ्तार करने के बाद आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, जज फैसला करेंगे, सबूत नहीं दिखा पाएंगे, आपकी ऐसी तैसी लेकिन हो नवाब जाएगी। मलिक कह रहे हैं हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। और तो वो क्या कहने, आप ये देखिए जिस तरह से हाथ ऊपर करके इस तरह के वर्ल्ड कप जीत करके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ल्ड कप। खैर, अब चौथा फेज हो गया। अब जो क्रूशियल फेज जो आने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए, वो है जो आजमगढ़ का इलाका है, ईस्टर्न यूपी का बेल्ट। वहाँ की भी स्थिति ठीक वैसी ही है जो वेस्टर्न यूपी में है। मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए अचानक से गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी आई है कि पिछले कुछ सालों में मस्जिदों की संख्या डबल हो गई है। पैसा बाहर से पंप हो रहा है। अब फिर से उसको मोबिलाइज करना पड़ेगा। हमने बताया था कि भी कुछ दिन के बाद जो है राजनीतिक पार्टियां जो है वो हिजाब के मसले को भुला देगी। अब हिजाब पे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। जो कुछ हो रहा है कोर्ट के अंदर हो रहा है, बाहर कुछ नहीं। कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो क्यों था? वो सिर्फ सेकेंड फेज में, जहां वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स थे। तो ये देखिए कि किस तरह की राजनीति हिंदुस्तान में हो रही है कि लोग जानबूझ करके जो खुद को सेक्युलरिज्म का झंडा बरदार समझते हैं, वही पोलराइज करने में सबसे आगे रहते हैं। एक सवाल मेरा आपसे है, फोर्थ फेज में लखीमपुर खीरी में भी चुनाव हुए, लखीमपुर हिंसा जो मामला उठा था उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा होगा? देखिए, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही पड़ता है। ये तमाम लोग, ये जो दिल्ली में बैठे हुए एनालिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, जो दलालों की जो पूरी फौज है, भाई किसान किसान, हिंदुस्तान में किसान कोई वोट बैंक नहीं है। मुसलमान वोट बैंक है, फला फला कास्ट वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है। किसान तो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग से होता है। तो अगर आप किसान को एक आइडेंटिटी देते हैं कि भाई किसान नाराज हैं, तो क्या यूपी में लोगों ने इस बार जाति के नाम पे वोट देना बंद कर दिया? दोनों बातें तो नहीं चलेगी। और अब तक ये तो राकेश टिकैत है, लोगों को वैसे ही इसके ऊपर विश्वास नहीं है। ये तमाम जो किसान आंदोलन के जो लीडर्स थे, ये तो सब क्या बताया जाए। अब तो चुनाव के दौरान चुनावी नेता है ये सब। चुनाव के दौरान जो है पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवारों से उगाही का काम ये करने का, ये तो ओपन फैक्ट है। बड़े बड़े ओरिजिनल किसान नेता भी हिंदुस्तान में हुए। राकेश टिकैत के पिताजी वो बड़े किसान नेता थे। अब उन लोगों के रहते हुए भी किसान अपनी समस्याओं को लेकर वोट कभी नहीं दिया। ऐसा क्या हो गया अभी भाई? गरीब किसान के घर में सरकार तो अनाज दे रही है, उसके बैंक अकाउंट में पैसे भी जा रहे हैं। तो ये जो आपने कहा कि लखीमपुर खीरी का, वो बस अखबार में है। लखीमपुर की बात हो रही है तो लखीमपुर से एक मामला सामने आया, ईवीएम में फेविक्विक लगा हुआ है, लोग आरोप लगा रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी को अब फेविक्विक वहाँ पे नजर आ रहा है। वो गाना था ना एक फेविकॉल से तो वैसे ही ये मजाक हो रहा है। भाई हिंदुस्तान में सिस्टम नहीं है। मैं बार बार कहता हूं ये इतने बड़े फ्रॉड हैं, ये ईवीएम का बवाल मचाने वाले, ये राहुल गांधी और ये जो दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है, इसने पूरे हिंदुस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को दागदार करने का काम किया है जब ये ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल उठाते हैं। जी, फर्स्ट सेकंड फेज में ईवीएम का सवाल नहीं उठा? नहीं, उसमें नहीं उठेगा। जब आपके इलाके में वोट हो रहा है, जब आपको वोट गप गप मिल रहा है, तो आप बिल्कुल ईवीएम फर्स्ट क्लास चल रहा है। और जहां वोट नहीं मिल रहे हैं, ईवीएम में जो है वो फेविकॉल से क्या
एक बात समझ लीजिए, कोई भी ईवीएम जब वहां तक पहुंचता है, देयर आर 4 टाइम्स, 4 बार पॉलिटिकल पार्टीज को मौका होता है कि उस ईवीएम मशीन को चेक रीचेक करे। फिजिकल गड़बड़ियां हो सकती हैं, वो रुक जाएगा। जब कभी भी पोलिंग के दौरान या पोलिंग के बाद ईवीएम को बंद किया जाता है, वो तमाम कैंडिडेट के जो प्रतिनिधि, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, बिना उनकी सहमति, बिना उनके दस्तखत के ईवीएम को क्लोज नहीं किया जा सकता। ही मस्ट सर्टिफाई कि पोलिंग हैज बीन डन इन अ फेयर मैनर। और पोलिंग और काउंटिंग के बीच एक और बहुत बड़ी चीज होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर उम्मीदवार को यह अधिकार होता है कि जो ईवीएम पैक हो रहा है उसमें आप अपना सील डाल दें, आप अपना सील डाल दें, धागे से या किसी और चीज से। और जब काउंटिंग के लिए वो जाता है, वो आप अपनी सील को देख लें और सील को कंफर्म करेंगे, तब वो काउंटिंग में आएगा, अदरवाइज नहीं। अब कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे मीडिया का भी तो हालत माने अजीबोगरीब है। बोल रहे कि भाई फेविकॉल लगा दिया, फेविक्विक लगा दिया, और कोई भी बटन डालते हैं तो चिट्ठा जो है वो निकल रहा है किसका? बीजेपी का। क्या भाई, आपके अगर मान लीजिए ऐसा हो भी रहा है, ऐसा तो हो गया, ऐसा तो हो गया, तो आपके जो पोलिंग एजेंट थे वो माने किस नशे में धुत थे क्या? आपके पोलिंग एजेंट ने वहां पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? अगर आप प्रोटेस्ट कर दिए होते, आप अगर साइन नहीं करोगे कि भाई ये नहीं, इसमें ठीक से नहीं हुआ है, रिपोलिंग हो जाएगी। हर चीज का व्यवस्था है हिंदुस्तान के अंदर में, लेकिन यही लोग हैं मुसलमानों का नागरिकता को खत्म करवा रहे थे कुछ दिन पहले शाहीन बाग में। यही लोग हैं जो मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भेज रहे थे। अफवाह फैलाने की जो राजनीति इस देश में हो रही है, वो पारस्परिक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो समझ में आता है, लक्ष्मण रेखा तब क्रॉस हो जाता है जब आप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल खड़े करने लगते हो, पूरे प्रोसीजर के ऊपर सवाल खड़े करने लगते हो। इस गंभीरता को समझना पड़ेगा हर पॉलिटिकल पार्टी को, सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज को, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको प्रधानमंत्री बनना है, उस तरह की पार्टियों को इस चीज़ से बचना होगा। क्योंकि जब आप प्रोसीजर के ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हो, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी फेक है। और प्रश्न उठाने वाले कौन हैं? प्रश्न उठाने वाले वही हैं जो जब ठप्पा लगाया जाता था ईवीएम के पहले के दौर में, तो गुंडा बदमाश मवाली बॉम्ब और पिस्तौल और लाठी लेकर के बूथ कैप्चरिंग का धंधा जिनका था, वही पार्टियां आज ईवीएम के खिलाफ अफवाह फैला रही हैं। लेकिन सिर्फ लखीमपुर खीरी नहीं, कई पोलिंग स्टेशनों पर चुनाव बाधित करने की कोशिश की गई है। बाधित करने की वो तो गुंडागर्दी की वजह से, वो तो गुंडागर्दी की वजह से हुआ है। ये तो जहां आपको वोट नहीं मिला, ये ठीक बंगाल पैटर्न में बार बार कह रहा हूं, ममता बनर्जी जो वायरस, जो पॉलिटिकल कल्चर उसने क्रिएट किया है बंगाल के अंदर में, वो पूरे हिंदुस्तान को खराब कर देगा। और जो लोग ममता बनर्जी के संसर्ग में रहते हैं, दे विल लर्न ऑल दिस थिंग्स। हिंदुस्तान में जो फेक वोटिंग होती थी, जिसको कहते हैं बोगस वोट, बोगस वोटिंग, उसका बहुत ही साइंटिफिक तरीका किसने इजाद किया था मालूम है आपको? ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी चलाने वाले ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, ये वामपंथियों ने बंगाल में जो एक साइंटिफिक रिगिंग का तरीका निकाला था, वहीं से बाकी सब लोगों ने सीखा। ये बाहुबली बूथ लूटने का धंधा ये बिहार से शुरू हुआ, बेगूसराय से। किसने किया? इंदिरा गांधी ने करवाया। आज ये लोग चाहते हैं कि वही बैलगाड़ी वाले युग में चले जाओ,
दलितों को वोट मत देने दो, महिलाओं को वोट मत देने दो, जो गरीब तबका है, मजदूर है, उसको पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दो। कोई आ रहा है तो रास्ते में लाठी से पिटाई करो। गुंडों बदमाशों के कंधों पे बैठ के ये लोग सरकार बनाते आए हैं। अब इनके पास एक ऐसा सिस्टम आ गया है कि जिसको बिल्कुल ही आप टेम्पर नहीं कर सकते। तो अब उस प्रोसीजर के ऊपर ही आप सवाल खड़े करो, ये बहुत ही शर्मनाक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो चौथे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। तो दूसरी तरफ पांचवें चरण को लेकर भी सियासी संग्राम जारी है। चुनाव के पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके लिए नेता प्रचार प्रसार में जी जान से जुट गए हैं। अब देखना होगा 10 मार्च को जनता किसे चुनकर यूपी के दंगल का ताज पहनाती है। आज की हमारी खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।